सारे बच्चे ध्यान दें। आज मैं 2013 के सेट को लेकर के आया हूं, बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन बैंक मैथ का। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अर्थात ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है, बात समझ गए ना। अगर विवेचक 0 से बड़ा है ना, तो उसका मूल जो होगा ना, दो भिन्न और कैसा मूल होगा, वास्तविक मूल। कैसा मूल हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल उसका होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया दो भिन्न वास्तविक मूल। बात समझ गए। आप चलिए क्वेश्चन संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान। इसमें मैं क्या करूंगा, 9 को कॉमन कर लूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सबको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर 9 हो गया। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरे पास एक अर्धगोला है। बात समझ गए ना। मेरे पास कैसा गोला है, अर्धगोला है, और इसका संपूर्ण सतह मुझे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यह अर्धगोला हो गया, और अर्धगोला का संपूर्ण सतह, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अर्धगोला का संपूर्ण सतह बराबर फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर यही पूछता बिहार बोर्ड के अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो वक्र पृष्ठ में होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 3 सवाल समझ चुके हो आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त है जिसका परिधि दिया गया है 44 मीटर। बात समझ गए। मेरे पास एक वृत्त है और उसका परिधि दिया गया है 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, वृत्त का परिधि बराबर कितना है, 44 मीटर, और हमें ना इसकी त्रिज्या बतानी है। तो ध्यान दीजिए, सबको पता है वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर बराबर 44 हो गया। अब चलिए यहां देखिए बाबू, 22 दूना 44, तो 44 कैंसिल हो गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है √2 क्या है, तो √2 होता है अपरिमेय संख्या। बात समझ गए, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 6 पूछा था कि दो परिमेय संख्या के बीच, याद रखिएगा प्रश्न था, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या
या एक मिनट, कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, देखिए दो संख्या के बीच ना, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम अनंत, जितना आप चाहोगे, बात समझ गया ना, उतना परिमेय संख्या होगा। बात समझ गया ना, इसका आंसर हो गया अनंत। अब चलिए सवाल नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 पूछा था कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। हमें पता लगाना है कि रेखीय बहुपद व्यंजक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा उसे मैं रेखीय बहुपद बोलूंगा। बात समझ गया ना। तो इस दृष्टिकोण से इसका आंसर हो जाएगा 2x - 5, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। सवाल समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूं। इसमें ना निर्देशांक ज्यामिति से यह प्रश्न उठाया है। दो बिंदु दिया गया है, ए का निर्देशांक 2,3 और बी का निर्देशांक दिया गया है 4,1 और हमें पता लगाना है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो ऐसे तो कई सारे सवाल आप लोग बनाए होंगे, है ना। x1 2 हो गया, y1 3 हो गया, x2 4, y2 1 और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। देन x1 कितना हो गया 2 और -4 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो बाबू 2 में से 4 गया, -2 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4, देन √8। अगर आप इसका खंड करोगे तो 2√2 मात्र। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, गुड। अब हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कर रहा है वो समझिए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाएगा या x निर्देशांक। या तो इसका आंसर होगा भुज और नहीं तो x निर्देशांक। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा, ध्यान दीजिए दिया है सवाल में कि मेरे पास दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया गया है। भुजा का अनुपात दिया गया है कितना, 4:9 और इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, प्रमेय 6.4 कहती है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। भुजा का वर्ग उसके अनुपात के बराबर। तो 4 चौके 16 बट्टा 9 81, अर्थात करेक्ट आंसर मेरा हो गया इस क्वेश्चन का 16/81 कहो आप या 16:81 को। सवाल समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न कह रही है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। भाई एक भी हल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म 11 नंबर में क्या दिया गया है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल प्रश्न पूछ रहा है। हमें उत्तर क्या देना है, 0 हल या कोई हल नहीं। विरोधी समीकरण हल का कोई हल नहीं होता है विरोधी समीकरण युग्म का। याद रखिएगा, विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। माइंड में सेट।
अगला प्रश्न 12 नंबर 2013 बिहार बोर्ड। ध्यान दीजिए, 12 नंबर प्रश्न में पूछा था बिहार बोर्ड ने कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान भाई क्या होगा। ध्यान दो, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाबू tan स्क्वायर। अब सोचिए आप 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर मैं माइनस करूं कि 36 डिग्री हो जाए, तो देखिए बाबू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, अगर आप 90 में से 54 को घटा रहे हो तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। बात समझ गए। अब cot स्क्वायर 54, ठीक ना, ये कैंसिल हो गया। 12 का आंसर ए। समझ में आ रहा है सवाल सबको। अब चलिए सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक आंकड़ा दिया गया है और हमें ना उस आंकड़ा का माध्यक निकालना है। तो 13 नंबर में बाबू मेरे पास आंकड़ा है 1,0,5 और माध्य बराबर क्या सूत्र होता है। माध्य बराबर सूत्र याद करो, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षण की संख्या। ये फॉर्मूला से हम लोग माध्य को निकालते हैं। तो बाबू इसमें प्रेक्षण ये तीनों हो गया, तो प्रेक्षणों का योग मतलब 1 जोड़ 0 जोड़ 5 अब बट्टा इसकी संख्या कुल ये कितनी है 3 है। चलिए 5 1 6 बट्टा 3 मतलब 2 करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न का आंसर कितना 2। कैसे माध्य निकालोगे, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षण का संख्या करके। समझ गया सब कोई। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो बाबू कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्या चीज, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है ना 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। दोनों में से कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बस समझ गए ना। 15 नंबर प्रश्न, ये बिहार बोर्ड पूछा था कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अगर ऊपर में रेकरिंग रहता तो बनाने का अलग तरीका, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बस बट्टा दे दो, 1 लिख दो, दशमलव को यूं उड़ा दो और देख दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक, तो 2 शून्य डाल दे और इसे काट लीजिए। 2 छक 12 सरलतम फॉर्म में ले आइए, 1 आया 14, 2 सत्ते 14 और 50। ये हो गया आंसर इसका 67/50। अगला सवाल प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अगला मेरा प्रश्न है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो जी नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, √2 ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए आप लोग। अब चलिए अगला प्रश्न संख्या 17। 17 में एक द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर। 17 नंबर प्रश्न, 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। हमें इसके मूलों का योग बताना है। ध्यान दीजिए, a बराबर 3, x स्क्वायर के गुणांक को हम a से डिनोट करते हैं, b 4 हो गया, c 5 हो गया। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो -4/3 ये मेरा करेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप लोग। 18 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर। बात समझ गए, क्या होता है ये फॉर्मूला, tan स्क्वायर a। 19 नंबर प्रश्न,
ये कह रहा है साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का आप मान निकालो कितना होगा। इसको देखिए, अगर ज्यामितीय मेथड से हम बनाते हैं ना, ज्यामितीय विधि से, तो कैसे बनाएंगे, एगो समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। बना लिया, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए थोड़ा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना, और भुजा सब बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ना आप इस पर एक लंब डाल दीजिए। ध्यान से देखिए कैसे मैं 37 का मान निकालूं। लंब डाल दिया मैंने, डाल दिया, चलिए। और सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आधार को दो भाग में बांटती है, तो इसका मतलब ये BD मेरा x/2 हो गया, x का आधा हुआ ना BD। अब चलिए आप, और ये पूरा कोण 60 था तो ये कोण 30 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए सब कोई, साइन थीटा क्या सूत्र होगा, BD/AB होगा ना। और यहां एंगल 30 डिग्री का है, तो साइन 30 बराबर BD हमारा हो गया x/2 बट्टा x, मतलब x/2 गुने 1/x, x कैंसिल 1/2। अगर कोई आपसे पूछे भाई साहब साइन 30 का मान कितना, 1/2, समझ में आ गया कैसे निकाला सो। अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है किसी वृत्त पर, ध्यान दीजिए, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, कैसी रेखा, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि स्पर्श रेखा हम किसे कहेंगे, ऐसी सीधी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाएगा। स्पर्श रेखा जो है ना, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए यहां से दो प्रश्न बिहार बोर्ड सेलेक्ट करती है। एक तो प्रश्न बिहार बोर्ड पूछेगा कि किसी बाह्य बिंदु से, अर्थात बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक ये प्रश्न करेगा जो कि बोर्ड पर है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा। तो ध्यान दीजिए, आप ना ट्राई करो, देखिए ये एक स्पर्श रेखा हुआ, ये बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये भी स्पर्श रेखा हुआ, नहीं हुआ, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। अच्छा भाई बताओ ना कितना खींच सकता हूं, अरे जितना मन होगा उतना नहीं खींच सकता हूं, ये भी स्पर्श रेखा हो गया। अब हर दिन खींचते रहो। कहने का मतलब एक वृत्त पर, सीधा अगर बिहार बोर्ड प्रश्न करे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। यही अगर सवाल पूछ दे कि किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु, फिक्स एगो बिंदु दे दे P, और इस P पर से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब 2 हम लिखेंगे, केवल 2। ये सवाल आ गया समझ में, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, अनंत खींची जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है 21 नंबर, ध्यान दीजिए 21 नंबर में हमें प्रश्न कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यहां से अब 2 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो ध्यान दो सब कोई, हमें भाग नहीं देना, बात समझ गए। अगर भाग देना रहता ना तो यूं बना लेता मैं, 17 में 8 से भाग देता, 8 दूना 16, 1.0, 8 कम 8, 2 0, 8 दूना 16, चल भाई कट जा 0, 8 पंचे 40, पूरा पूरी कट गया, तो क्या हो गया, शांत है कि नहीं। लेकिन सवाल तो पहले करिए भाई, आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें बताना है कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। आप लोग गांठ बना लें, ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न 2024 के एग्जाम में भी बिहार बोर्ड एक प्रश्न जरूर पूछेगी, फिक्स है, बात समझ गए ना। तो अगर आ गए तो 2 नंबर जेब में है। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या कर लूंगा,
हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ध्यान दो, 8 है ना मेरा हर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। बात समझ गए? देखिए बाबू, 3 कंडीशन में शांत होगा। या तो हर का अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 आए, खाली 2 आ रहा है, शांत होगा। या खाली 5 आए, किसमें? हर के अभाज्य गुणनखंड में, या दोनों आ जाए। याद रखिएगा ना, क्या सब? खाली 2 आए, खाली 5 आए, या दोनों आ जाए। अब इसे मैं लिखूंगा कैसे? हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 का मैंने किया, इसे मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। कभी सर जी 5 क्यों आप ले आए? तो प्रमेय 1.6 हमें यह बात कहती है कि x कोई परिमेय संख्या और x के हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2n 5m का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए मैंने 5 का पावर 0 लिया है। बात समझ गए? अब इसका रूप क्या हो गया? 2n 5m, जहां n तथा m कैसा पूर्णांक है? ऋण्येतर पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है ये? ऋण्येतर पूर्णांक। बात समझ गए ना? अतः प्रमेय 1.6 से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा भाई? शांत। समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर आ गया तो 2 नंबर जेब में है, फिक्स। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल, 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 कह रही है हमें वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 और प्लस में फिर है sin स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू निकालना है बाबू। 1 सेकेंड, ध्यान दीजिए। 22 नंबर प्रश्न बिहार बोर्ड उस साल पूछा था कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60। देख रहे हैं, त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड को बहुत ज्यादा लगाव है। उसके बाद जो sin स्क्वायर 60, ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। सबको पता है ना बाबू, यह माफ कीजिए 2 tan स्क्वायर है, तो 2 गुने tan 45 का मान 1 होता है, तो मैं 2 गुने 1 का होल स्क्वायर लिखूं, यहां स्क्वायर है इसीलिए लिख सकता हूं ना। और cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है बाबू 1/2, इसका होल स्क्वायर आप करो। और sin 60 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर आप करो, क्योंकि होल स्क्वायर दिया गया है। तो 2/1 मैं इसे लिखूं, 1/4 और 3/4। अब भिन्न का जोड़ कर दो, 1 चौके 4, 4 दूना 8, 1 जोड़ 3, तो 3 1 4 8 4 12/4 काट करके कितना हो गया? 3। देन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न का आंसर कितना है? 3 है। अगला प्रश्न 23 नंबर, उसी साल पूछा था बिहार बोर्ड। 23 नंबर, 2 वृत्त। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या पूछा था कि 2 वृत्त जिनकी में, ध्यान दीजिए, छोड़िए पहले आप समझ लीजिए प्रश्न। मैं प्रश्न बस मुंह से ही कह रहा हूं। प्रश्न पूछा था 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है। गौर से सुनिए, मेरे पास 2 वृत्त दिया गया है। मेरे पास कितने वृत्त दिया गया है? 2 वृत्त। ये हो गया एक वृत्त, ये हो गया दूसरा वृत्त। 2 वृत्त हो गया, दोनों का त्रिज्या कितना है? 9 cm और 19 cm। तो मैं मान लूं पहले वृत्त का R1, त्रिज्या को रेडियस R से मैं डिनोट करता हूं, R1 9 cm, या छोटका हो गया ये वाला। बात समझे?
वृत्त का R2 कितना 19 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या रही है कि उस वृत्त का त्रिज्या निकाले जिनका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। अब मेरे पास ये दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ने पर एक ये बड़ा वृत्त आ रहा है और इस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिए सवाल क्या कर रहा है, चूंकि दोनों छोटे वृत्त के परिधि के योग के बराबर नया वृत्त का परिधि है। इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नया वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, नया वृत्त का परिधि बराबर होगा दोनों वृत्त के परिधि का योग। तो पहले वृत्त का परिधि जोड़ में दूसरे वृत्त का परिधि हो गया बाबू। तो पहले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई बरकार बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। आप ना 2 पाई कॉमन लेके काट लो, 2 पाई अगर कॉमन लेते हो तो R1 प्लस R2, 2 पाई कैंसिल हो गया। तो R बराबर 19 जोड़ 9, R बराबर 28 cm। मतलब बड़का वृत्त का जो त्रिज्या होगा ना 28 cm का होगा। पूरा सवाल आ गया समझ में? अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 24। कह रहा एक थैला में एक लाल, एक नीला और एक पीला गेंद है। थैला में कुल कितने गेंद है, 3 गेंद। ध्यान दो, क्या लिखेंगे, थैले में गेंद की संख्या, इसको मैं NS से डिनोट करूंगा, टोटल कुल संख्या। एक लाल गेंद है, एक पीला गेंद है और एक कैसा गेंद है, एक नीला गेंद है, एक नीला गेंद है। बात समझ गए? तो 3 गेंद हो गया थैला में। अब प्रश्न कह रहा है बाबू, चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसने जो गेंद निकाला पीला होगा। हमें ज्ञात करना है पीला होने की प्रायिकता। तो पीला होने पर Ne, अब देखिए संभाव्य परिणाम, इसमें पीला क्या गो थैला में है, एक ही गुण है, तो Ne 1 हो जाएगा। अब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है Ne बट्टा NS, देन 1/3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 25 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी पूछा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 15, उसके बाद 21 और 12 इन तीनों का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7, 12 का 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूना 4 तिया 12। ध्यान दो आप लोग, HCF में जो तीनों में समान होगा ना वो हो जाएगा। देखिए बाबू, तीनों में 3 है ना, ये 3 हो गया HCF। याद रखिएगा HCF जो सब में होगा जो वो HCF होगा। और LCM, इसका LCM हो जाएगा, चूंकि ये 3 तीनों में है, उसके बाद जो सब किसी में नहीं है ना उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 3 तीनों में है तो इसको मैंने एक बार लिख दिया, बचा कितना 5 गुने 7 गुने 2 गुने 2। अब आप इस सब का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 7 6 7 42, 420। देन LCM 420 निकला, HCF कितना निकल गया 3। निकाल लोगे ना आप HCF LCM।
जितने भी डिजिट रहेगा ना सबका मैं अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा, और उस सब में जो कॉमन समान होगा सार्व गुणनखंड वो हो गया HCF। बात समझ गए ना? सब में जो एक रंग होगा, हो सकता है दो दो एक रंग मिल जाए तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। बात समझे ना? 26 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर। 2 से लगाओ 70, 2 से लगाए दो 35, 5 से लगा दो 7, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, 26 नंबर का यही हो गया आंसर। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अगला प्रश्न 27 नंबर, ध्यान दीजिए। 27 कह रहा है बाबू कि बिंदु ए बी सी और डी, 3 को बिंदु दिया है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के क्रम में। ध्यान दीजिए, ये 3 बिंदु जो है ना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के क्रम में। ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी। ए का निर्देशांक दिया गया है बाबू 6,1। बात समझ गए ना? ए का निर्देशांक दिया गया है 6,1, ये हो गया 6,1। और बी का निर्देशांक दिया गया है सवाल में 8,2, सी है 9,4 और डी है P,3। हमको इस P का मान निकालने का है। मैं ना फटाक से क्या करूंगा, इसमें ले भाई 1 मिनट, इसके विकर्ण को दर्शा दूंगा। ये इसका एक विकर्ण हो गया, दूसर का विकर्ण ई हो गया, और दोनों विकर्ण किस बिंदु पर आपस में कट रही है? ओ बिंदु पर। समांतर चतुर्भुज का एक गुण याद रखिएगा कि इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। बात समझ गए ना? हम क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं बुआ? समद्विभाजित होते हैं। बात समझ रहे हो आप लोग ना? तो बाबू इसका क्या मतलब हो गया? बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब AC का मध्य बिंदु O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले AC का मध्य बिंदु कौन है? O है, तो O का निर्देशांक मैं निकाल लूंगा। O का निर्देशांक हो जाएगा मध्य बिंदु निर्देशांक फॉर्मूला से। क्या होता है सूत्र? मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो इसमें x1 मेरा 6 हो गया, x2 9, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। बात समझे? मतलब 15 बट्टा 2 कोमा 5 बट्टा 2। समझ में आ गया? अब चलिए फिर क्या बाबू, BD का, इसका भी मध्य बिंदु जो होगा BD का कितना हो जाएगा? O होगा। बात समझ गए? फिर O का निर्देशांक कितना हो गया? O का निर्देशांक बराबर हो गया, यहां भी आप x1 x2 लो लेकिन B और D पॉइंट से, तो 8 प्लस P बट्टा 2 और कोमा 2 प्लस 3 बट्टा 2। समझ में आ गया? अब ना आप क्या करो, चूंकि इसको आप 1 नंबर इक्वेशन मान लो, इसको आप 2 नंबर, और इस दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दो। तो बाबू दोनों को जब मैं बराबर करूंगा तो O का निर्देशांक और O का निर्देशांक कट जाएगा ना, बचा क्या? 15 बट्टा 2, यहां पर लिख दो परिणाम 1 बराबर 2 करने पर, तो 15 बट्टा 2 कोमा 5 बट्टा 2 बराबर 8 प्लस P बट्टा 2 कोमा 5 बट्टा 2। ये भी कैंसिल हो गया। अब इस दोनों को अगर आप बराबर कर रहे हो, 15 बट्टा 2 बराबर
8 प्लस P बट्टा 2, 2 कैंसिल हो गया तो P बराबर कितना हो गया, ये 15 में से 8 घट जाएगा, 8 7 15, अर्थात P का निर्देशांक कितना होगा, 7। क्लियर है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूं प्रश्न संख्या 28 के बारे में। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम दिया गया है एबीडी। लो, बात समझ गए। और प्रश्न कह रहा है इसका ए कोण समकोण है, ये हो गया बी, ये हो गया डी। बात समझ गए। और इसमें क्या दिया है, एसी लंब बीडी। एक और पॉइंट इसमें दिया गया है बाबू कि एसी जो है ना, एसी बीडी पर लंब है। बात समझ गए। बात समझ गए। इसमें क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है एसी लंब बीडी। यहां एक सी पॉइंट है जो बीडी पर लंब है। ध्यान दो, सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, पहली बात। उसके बाद क्या दिया गया है, एसी लंब डीबी दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। बात समझ गए। AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD सिद्ध करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, त्रिभुज ADB और त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा खाली, ABD और ACB, इस दोनों त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध कर लूंगा। तो बाबू दोनों में देखिए कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है, ये कोण ABD का भी ये कोण है B और ACB का भी ये कोण B है। कोण B बराबर कोण B मैं क्या लिखूंगा, ये क्या चीज है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बाबू कोण A बराबर कोण ACB, क्यों, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बात समझ गए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब चलिए, अतः एंगल से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ACB, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती। तो AB बट्टा, ध्यान दीजिएगा, AB हो गया बड़का त्रिभुज का आधार मान लीजिए, और BC हो गया ये छोटका त्रिभुज का आधार, बराबर BD क्या हो गया, बड़का का कर्ण बट्टा AB। समझ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, यही हमें प्रूफ करना था। 28। अब 29 नंबर क्वेश्चन।